गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सक्सेस पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो जंतु विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, और ये होगा किडनी, गुर्दा या वृक्क। देखना, ये प्रमुख उत्सर्जी अंग भी माना जाता है। इससे पहले भी हम काफ़ी वीडियो बना चुके हैं, करीब ये हमारी 7वीं वीडियो होगी आज जूलॉजी पर, तो इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो शुरू करते हैं किडनी। तो किडनी का ये डायग्राम है, देखना जैसा हो सके बनाने की कोशिश की गई है। वैसे तो काफ़ी ठीक ठाक सा ही बना है। क्वेश्चन है कि किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं। किडनी के अध्ययन को कहा जाएगा नेफ्रोलॉजी, क्योंकि किडनी की मूल इकाई नेफ्रॉन होती है और अध्ययन को भी नेफ्रोलॉजी। क्वेश्चन है कि किडनी के डॉक्टर को क्या कहते हैं। तो किडनी का जो चिकित्सक होगा, जो डॉक्टर होगा, उसको नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाएगा। तो नेफ्रॉन से ही नेफ्रोलॉजी और उसी से नेफ्रोलॉजिस्ट। कि किडनी की मुख्य इकाई या कार्यवाहक इकाई क्या होती है, वो नेफ्रॉन हो जाएगी। किडनी हमारी कितनी होती हैं, 2 किडनी होती हैं, और इनका साइज सेम के आकार का होगा, जैसे बीन होती हैं, कोई बीज जैसे होता है सेम के टाइप में होगी। और इनका भार होता है ये 140 से 150 ग्राम तक एक किडनी का, और 2 होंगी तो अबाउट ये हो जाएगा 300 ग्राम। और इनका जो रंग होगा गहरा धूसर रंग होगा, किडनी का रंग गहरा धूसर या कहिए कि कत्थई कलर की होंगी। और इसके अंदर कुछ भाग पाए जाते हैं, इन पर अभी चर्चा करते हैं। ये पूरी किडनी है और उसमें वेन्स और आर्टरी यानी कि धमनी और शिराओं से जुड़ी होती है, और प्रमुख कार्य रक्त का शुद्धिकरण करना होता है, यानी कि उत्सर्जी पदार्थों को ये बाहर निकालता है। देखना, क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित अंगों में से कौन रक्त का शुद्धिकरण करता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। वो 2 चीज़ें करती हैं, एक तो लंग्स भी करते हैं, फेफड़े। हालांकि फेफड़ों की अभी वीडियो नहीं बनी, बहुत जल्दी उस पर तैयार करेंगे। फेफड़े हमारे रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। वो क्या करते हैं कि जो CO2 होता है हमारे ब्लड में, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसे वो O2 में परिवर्तित करता है। एक तो एक्सचेंज का कार्य कौन करेगा, लंग्स करते हैं। इसके अलावा अन्य उत्सर्जी पदार्थ होंगे, जैसे नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, इसमें यूरिया या यूरिक एसिड या अमोनिया, इनको बाहर निकालने का कार्य मूत्र माध्यम से जो बाहर निकालेंगे वो किडनी करती है। तो किडनी प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड, ये इसका मुख्य कार्य होता है। तो किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाएगा, नेफ्रोलॉजी, है ना। भार कितना होता है, 140 से 150 ग्राम। तो दोनों में कितना हुआ, लगभग 300 ग्राम। लेकिन महिलाओं में ये भार थोड़ा कम होता है, 250 ग्राम तक दोनों किडनी का। और आकार कैसे हो जाएगा, सेम या बिन के आकार का होगा। और इसके परीक्षण को KFT कहा जाएगा, KFT किडनी फंक्शन टेस्ट। ये इसका एक बड़ा टेस्ट होता है, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट होता है, जिसमें हम यूरिया, यूरिक एसिड, कैरेटिनाइन या फिर सोडियम की मात्रा का आंकलन करते हैं कि उनकी अमाउंट कितनी है। एक इसकी दवाई का नाम पूछा गया, किडनी में अगर कोई इन्फेक्शन है, कोई अशुद्धि आई है, तो इसकी दवाई होती है एक नीरी। एक अलग चीज़ और भी होती है, इंजीनियरिंग से संबंधित अनुसंधान संस्थान होता है जो पर्यावरण इंजीनियरिंग होती है, NEERI, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र पुणे में बना हुआ है। वो नीरी अलग है, और ये नीरी एक दवाई का नाम है। ऑथेंटिक, भारत सरकार द्वारा प्रमाणित दवाई होती है एक ऑथेंटिक। उत्सर्जी पदार्थ को ये बाहर निकालती है। उत्सर्जी कौन से होते हैं, जो वेस्ट अवशिष्ट आ जाते हैं। तो हम कार्य पद्धति को समझते हैं, मैकेनिज्म समझते हैं इसकी। देखना, ये वेन होती है और आर्टरी को क्या कहते हैं, धमनी। और ये क्या हो जाएगी, शिरा। ये तो क्या होगी, धमनी में हमारी शुद्ध रक्त बहता है, जो रेडिश होगा, और जो ब्लूइश होता है नीलेपन पर, ये क्या होती है, वेन यानी कि शिरा। इसे हम शिरा कहेंगे, धमनी और शिरा, है ना। धमनी में किस तरह का खून होगा, ब्लड क्या होगा, रेड कलर होगा, यानी कि शुद्ध रंग होगा, ये शुद्ध ब्लड। और अशुद्ध किस में आ जाएगा, जिसमें CO2 होगी या अदर और भी खनिज पदार्थ होंगे, वो वेन्स में होते हैं। तो ये दोनों की कनेक्टिविटी हमारी किडनी से होती है। जो एक किडनी की मैकेनिज्म है, एक किडनी की जो कार्य पद्धति है, वही कार्य पद्धति दूसरी की भी होती है। तो इसमें समझते हैं। देखना, सबसे पहले तो राइट और लेफ्ट किडनी, जो हमारा इधर से राइट होगा, जैसे आप देख रहे हैं, तो आपका राइट साइड इधर है, इधर लेफ्ट किडनी, यानी कि उल्टा होता है। यानी कि अगर हम किडनी की तरफ से खड़े हो जाएं, अब राइट और लेफ्ट सही है। तो राइट किडनी या लेफ्ट किडनी दोनों की मैकेनिज्म सेम ही होगी। क्वेश्चन है कि किडनी के अपर सरफेस को, यानी कि बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, इसे कोर्टेक्स कहा जाएगा। किडनी के बाहरी आवरण को कोर्टेक्स, हम जो हमारी बॉडी बाहर से टच कर रहे हैं, कोर्टेक्स। और आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। एक मेडुला हड्डी भी होती है कि स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। तो कोर्टेक्स क्या हो जाएगा, किडनी की बाहरी आवरण होगा, और अंदर का भाग क्या, मेडुला कहलाएगा। और मेडुला के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं। फिर नेफ्रॉन क्या होते हैं, ये किडनी की छोटी छोटी इकाइयाँ होंगी, या कोशिका सेल्स कह सकते हैं, जो फिल्ट्रेशन का काम करती हैं, यानी कि रक्त को शुद्ध करती हैं, छानने का कार्य करती हैं, है ना, निष्पादित करती हैं। तो इसमें एक
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया होती है। फिर नेफ्रॉन के अंदर भी भाग होते हैं, एक प्यालेनुमा आकृति होगी जिसको हम कैप्सूल कहेंगे, यानी कि ब्रोमेन कैप्सूल। किडनी का बाहर का भाग कोर्टेक्स, इसके अंदर का भाग मेडुला, और किडनी की इकाई नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में क्या होगा, इसमें प्यूरिफिकेशन। इसके बाद बोमेन कैप्सूल होते हैं, प्यालीनुमा आकृति होगी बोमेन, उसके अंदर भी एक कोशिका गुच्छा होगा, है ना, ग्लोमेरुलस, है ना, ये ग्लोमेरुलस, इसमें एक गुच्छा होगा कोशिकाओं का, ये प्यूरिफाई करता है। इसके बाद में फिर आर्ट्यूरोल्स होते हैं, एक एफरेंट होता है, एक इफेरेंट होता है। इसमें क्या, एक छोटी नलिका होगी, एक बड़ी नलिका। यहाँ से क्या करेंगे, एक में शुद्ध रक्त जाएगा और अशुद्ध जाएगा और शुद्ध करके वापस आ जाएगा, है ना। खैर एग्जाम में इनकी मैकेनिज्म ज़्यादा नहीं पूछी गई। एक तो बोमेन भी आया हुआ कि किससे संबंधित है, किडनी से, और जो गुच्छा होता है ये शुद्धिकरण का यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का कार्य करता है। यहाँ से रक्त शुद्ध होकर, ये तो रेड इसमें जो दिखाए गए हैं पापनुमा आकृति, ये रेड में चला जाएगा, और अशुद्ध किस में आता है, ब्लू, जो ब्लू दिखाया गया है इसमें तो अशुद्ध आएगा। अशुद्ध में यानी कि कुछ अवशेषी या ये अनावश्यक पदार्थ होते हैं मिक्स। इसके बाद क्या होगा, जो यूरेटर है, यूरेटर ये मूत्र नलिका जो ग्रीन दिखाई गई है, यूरेटर में यहाँ से अशुद्धियाँ चली जाएंगी ब्लैडर के अंदर, यानी कि जो होगा मूत्राशय, इसको यूरिनरी ब्लैडर कहा जाएगा। इस यूरेटर के माध्यम से अशुद्धियाँ ब्लैडर में आई और जिसमें जल की मात्रा होगी। क्वेश्चन आया हुआ है कि ह्यूमन यूरिन यानी कि मानव मूत्र में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, जल की होती है, 95%। इसमें 95% तो जल होगा, 5% में अदर इसमें उत्सर्जी पदार्थ होंगे, और ये कहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे, ये ब्लैडर में इकट्ठा होंगे, जो एक मूत्र मार्ग से बाहर निकाल दिए जाएंगे, है ना, यूरेथ्रा के माध्यम से वो बाहर निकल जाएंगे। क्वेश्चन आता है कि यूरिन का रंग पीलापन, यानी कि पीलापन किसके कारण होगा। इसमें जैसे पढ़ते हैं हीमोग्लोबिन, रक्त में हमारे क्या होगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है, ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा, प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, और वहाँ से जो इसमें एक तो हीम के कारण तो हमारे ब्लड का रंग रेड होगा, और जो ग्लोबिन होता है इसमें एक प्रोटीन होता है, वो इसमें लोहे के भी अंश पाए जाएंगे। तो जैसे ही हीमोग्लोबिन डिकम्पोज होता है, ये क्या बनाता है, यूरोक्रोम बनाएगा, कि यूरोक्रोम के कारण ही मूत्र का रंग पीला होता है, यानी कि पीलेपन का एक कारण है, जो यूरिन होगा वो पीलेपन पर होगा। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं कि ये गुर्दों में जो स्टोन बनता है, पथरी, गुर्दे की पथरी का नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। देखना क्या होगी पूरी प्रक्रिया। मानव शरीर में पथरी बनने की पहली संभावना गुर्दे होते हैं, यानी कि किडनी होती है। दूसरी संभावना गाल ब्लैडर होता है, गाल ब्लैडर को बोलते हैं पित्ताशय हिंदी में, जहाँ पर पित्त इकट्ठा होता है। पित्ताशय यानी कि गाल ब्लैडर एक लीवर का पार्ट है, वो तो लीवर से जुड़ा रहेगा। और जो किडनी होती है, किडनी एक ये यूरिनरी ब्लैडर, ये किडनी का पार्ट होता है, तो दोनों जगह ब्लैडर आया। ब्लैडर बोलते हैं जहाँ पर कोई चीज़ इकट्ठा होती है, पाउच को बोलते हैं, यानी कि थैलीनुमा आकृति जो बनती है। तो गाल ब्लैडर क्या हो जाएगा, ये तो पित्ताशय होगा। पित्ताशय में तो पित्त इकट्ठा होता है, जो पाचन क्रिया के लिए लाभदायक होता है। दूसरा, इसमें जो यूरेटर होगा, जहाँ पर एक कैल्शियम ऑक्जेलेट की पथरी, एक गांठनुमा आकृति बनेगी, जिसको हम सामान्य भाषा में पथरी बोलते हैं। होता क्या है वो, कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की इसमें गांठ बनती है। तो पहली संभावना मानव शरीर में पथरी बनने की पहली संभावना गुर्दे होते हैं, यानी कि किडनी। दूसरी संभावना होता है फिर पित्ताशय, गुच्छेदार जब पथरी बनती है वो पित्ताशय में बनती है। और इसमें किडनी की भी अगर बात करते हैं कि किडनी में पहली संभावना कहाँ है, सबसे पहले कहाँ, या तो बनेगी किडनी के अंदर, ये मूत्र नलिका के पास, यूरेटर के पास बनेगी, या तो यहाँ बनेगी, है ना। और जब ये खिसक कर इसमें आ जाएगी, क्योंकि जो लिक्विड होगा यहाँ से ये पास आउट होगा, अगर ये इसमें यहाँ पर ब्लॉक हो जाती है, इसमें काफ़ी पेनफुल होता है ना, पथरी में जब दर्द होने लगता है तो पेनफुल होगा। वो जब इसमें यूरेटर में आ जाती है और यूरेटर से खिसक कर अगर ये ब्लैडर में आ जाती है, फिर मूत्र माध्यम से बाहर निकलने की इसकी संभावना है। तो क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में पहली संभावना कहाँ बनती है, किडनी के अंदर। दूसरी संभावना कहाँ बनती है, पित्ताशय के अंदर, यानी कि गाल ब्लैडर के अंदर, वहाँ गुच्छेनुमा बनती है। और इसमें एक ही बनेगा स्टोन, 7 mm का, 8 mm का, 5 mm का, जैसे भी है। तो तीन संभावना यहाँ पर हुई, किडनी के अंदर, मूत्र नलिका में, और फिर ब्लैडर में, है ना, जो यूरिनरी ब्लैडर होगा, इसमें भी बन सकती है। दूसरा, एक क्वेश्चन आता है कि
किडनी फेल की स्थिति में क्या होगा, अगर पूरी हमारी किडनी फेलियर ही हो जाए, उसमें तो ट्रांसप्लांट होता है फिर तो, यानी कि हम प्रत्यारोपित करेंगे, पूरी किडनी पूरा सिस्टम हटाकर एक दूसरी किडनी स्थापित की जाएगी। कुछ लोग हैं ना जैसे डोनेट भी कर देते हैं वो, तो एक किडनी से भी जीवित रहा जा सकता है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि अगर यंग एज में है लोगों ने कि ऑक्टोजेनिक एज में चले जाएंगे वृद्ध अवस्था में, तब भी ऐसा, तब मैकेनिज्म ज़्यादा बढ़ जाती है, कार्य पद्धति ज़्यादा बढ़ जाएगी किडनी की। अगर हमारी एक किडनी खराब हो जाती है तो दूसरी किडनी लगाई जा सकती है, या हम एक ही किडनी पर भी जीवित रह सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों ही खराब हो जाए, डैमेज हो जाए पूरी तरीके से, इसके नेफ्रॉन भी, तो इन्फेक्शन होने का खतरा है, तभी हमें दोनों किडनी निकालनी पड़ती है, इनकी जगह दूसरी स्थापित करनी पड़ती है। तो क्वेश्चन है किडनी फेलियर की स्थिति में क्या होता है, पूरी किडनी प्रतिस्थापित की जाएंगी, यानी कि दोनों ही बदलनी पड़ेंगी। लेकिन अगर किडनी कोई काम करना बंद कर देते हैं अंदर से पार्ट, उसके फिर डायलिसिस भी होता है। डायलिसिस आया हुआ है, डायलिसिस को हिंदी में कहेंगे हम अपोहक। तो क्वेश्चन है कि अपोहक पर या डायलिसिस पर कौन से मरीज रखे जाते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा कि जो किडनी के पेशेंट होते हैं, किडनी पेशेंट की डायलिसिस होती है। डायलिसर क्या होगा, एक आर्टिफिशियल प्यूरीफायर होगा, जैसी कैंट मशीनें होती हैं, वाटर प्यूरीफाई आरओ होते हैं जैसे, तो आरओ में हम क्या करते हैं, एक सप्लाई देते हैं, उसमें इनपुट एक आउटपुट निकालते हैं। मान लो हमने 2 बोतल निकालनी है पानी की, तो 2 उसमें शक कर लेता है अपने आप ही वो। ऐसे डायलिसर होगा, उसी टाइप में एक मशीन होगी, फिल्टर होते हैं अंदर लगे हुए। तो जो अशुद्ध रक्त की नलिका लगाएंगे उसमें एक साइड में, दूसरी साइड से शुद्ध रक्त यानी कि प्योर ब्लड वो सप्लाई करेगी। तो जो डायलिसर होगा अपोहक, ये क्या करता है, कृत्रिम रूप से हमारे रक्त का शुद्धिकरण करता है, प्यूरिफिकेशन करता है वो ब्लड। तो क्वेश्चन है कि अपोहक किसके लिए उपयोगी है, किडनी के रोगी के लिए, यानी कि गुर्दे के रोगी के लिए होता है। अच्छा, और इसके परीक्षण को हम क्या बोलते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट, KFT, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है ना। तो ये परीक्षण क्या आ जाएगा, KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट। ये माइक्रोस्कोपिक टेस्ट होगा जिसमें हम सोडियम की या कैल्शियम की, सोडियम कैल्शियम यूरिया, या एक नाइट्रोजन यूरिया होता है, इसको BUN बोलते हैं, BUN, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, BUN की फुल फॉर्म। BUN की मात्रा कितनी, यूरिया की मात्रा कितनी, केरेटिनाइन होता है कि केरेटिनाइन नॉर्मल अवस्था में 0.7 मिलीग्राम से 1.4 या 1.5 मिलीग्राम तक ही होना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर स्थिति बढ़ती है तो पॉइजनस रूप ले लेती है, विषैला रूप ले लेगी, हमारी बॉडी के अंदर पॉइजन आ जाएगा अगर केरेटिनाइन की मात्रा बढ़ती है। तो इन सब चीज़ों का शुद्धिकरण करके, अगर ये कहना कि एक लाइन में इसका कार्य क्या है, हमारी किडनी का कार्य कि उत्सर्जित पदार्थों को, खासतौर से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को ये मूत्र माध्यम से बाहर निकालता है, ये प्यूरिफिकेशन करता है। अच्छा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कोर्टेक्स, ये किडनी के बाहरी आवरण को क्या कोर्टेक्स कहेंगे, अंदरूनी भाग को ये मेडुला। अच्छा, एक इसमें ये पेल्विस होता है। पेल्विस क्या होगा कि किडनी के अंदर जो रिक्त स्थान होता है, यानी कि जब फिल्टर होकर इसमें विषैला पदार्थ होगा, उत्सर्जित पदार्थ, ये उत्सर्जित पदार्थ यहाँ से फिर ये मूत्र नलिका से बाहर निकल जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, पेल्विस बोलते हैं। और इसके फिर 2 पार्ट, इसकी छोटी छोटी कोशिकाएं नुमा एक आकृति होगी जिसको कैलेक्स है ना, एक मेजर कैलेक्स और एक माइनर कैलेक्स, छोटा कैलेक्स और ये मेजर हो जाएगा बड़ा, ये कैलेक्स होता है। और ये पेल्विस भी इसका पार्ट ही होगा। कोर्टेक्स, मेडुला, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन सबसे इम्पोर्टेंट मूल इकाई इसकी नेफ्रॉन होती है, यानी कि कार्यशील इकाई कौन सी हो जाएगी, यूनिट, वो नेफ्रॉन हो जाएगी। इसी वजह से इसके अध्ययन को नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। अच्छा, रेनल आर्टरी क्या होगी, देखना, आर्टरी या वेन्स, ये तो बड़ी शिराएं या बड़ी धमनी होंगी, बड़ी, जिनमें ज़्यादा इसमें रक्त प्रवाहित होगा। इसमें जब ये छोटी पाइप नुमा आकृति लेती, जब ये किडनी की तरफ जाएगी, समझिए आप रेनल को हिंदी में किडनी ही बोलते हैं ना, यानी कि गुर्दा, गुर्दे की जो नलिकाएं होंगी इसमें रेनल वर्ड लगा है बस, रेनल आर्टरी, और ये रेनल वेन हो जाएगी, यानी कि जो बड़ी वेन होगी शिरा, इसका जब छोटा छोटे नलिकाएँ बनेगी इसमें रेनल लग जाएगा, रेनल वेन, रेनल आर्टरी, यानी कि रेनल धमनी, रेनल शिरा, इसके माध्यम से अंदर ये तो अशुद्ध रक्त जाएगा, और रेडिश जो दिखाई गई है इसमें लाल वाली में ये शुद्ध होकर आएगा, नीले वाली से तो अंदर जाएगा, इससे शुद्ध होकर वापस आएगा, देखिए। और यहाँ से जो वेस्ट पदार्थ होगा ये इससे यूरेटर से ब्लैडर में आ जाएगा, ब्लैडर से मूत्र माध्यम से बाहर। तो ये इसकी मैकेनिज्म है, बहुत ही आसान सी अगर ये देखा जाए। तो हमारे जो उत्सर्जी अंग होते हैं, उत्सर्जी अंगों में एक तो हमारी त्वचा ही हो जाएगी, इससे पसीना बाहर निकलता है, उत्सर्जी बोलते हैं, यानी कि शरीर का वेस्ट पदार्थ ये कैसे बाहर निकलेगा, तो एक तो त्वचा के माध्यम से, यानी कि पसीने से निकलेगा। और एक रेस्पिरेशन हम जो करते हैं, यानी कि हम जो सांस लेते हैं, सांस लेने में हमें 5 सेकंड का समय लगता है एक पूरी सांस प्रक्रिया में। एक तो क्या होगा कि सांस हमने लिया 2 सेकंड का समय, जब हम बाहर निकालते हैं उसको एक्सपायरेशन, उसमें 3 सेकंड का समय लगता है। तो इससे हम क्या निकालते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं।
हैं वो हमारे शरीर में ज़्यादा उसका उपयोग नहीं है। तो जो हम शरीर से बाहर वेस्ट पदार्थ निकालते हैं उत्सर्जी अंगों के द्वारा, तो हमारी जो ये सांस है उत्सर्जी अंग यानी कि फेफड़े, और हमारी त्वचा उत्सर्जी अंग हो जाएगी। एक क्या होगा इसमें, ये किडनी सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है हमारा। तो क्वेश्चन है कि इनका वरीयता लगाइए कि अच्छा एक क्वेश्चन आया कि यूरिया को शरीर से बाहर कौन निकालता है उत्सर्जी अंगों के रूप में, तो कौन निकालेगा उत्सर्जी पदार्थ के रूप में, ये किडनी निकालती है। लेकिन यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यूरिया का निर्माण हमारे लीवर में होगा, हमारे यकृत में होता है, और जब वो ब्लड में मिक्स होकर किडनी तक आता है, किडनी से बाहर निकालते है ना। एक क्या करेगी किडनी का महत्वपूर्ण कार्य एक और भी है कि हमारे शरीर के तापमान को भी नियंत्रित रखती है ना, और उत्सर्जी अंगों को तो बाहर निकालती हैं शरीर के। एक तो बीपी जो ब्लड प्रेशर को एक तो नियंत्रित करता है, दूसरा उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालता है, और एक ये संतुलन बनाए रखता है, यानी कि कौन सी चीज़ अंदर रखनी कौन सी बाहर निकालनी। जी सर, हाइपोथैलेमस ये जो हाँ शरीर के तापमान को नियंत्रित रखती है। हाँ जी मैं समझ रहा हूँ, भैया बोल रहे हैं कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि यानी कि ग्लैंड का कार्य क्या है। एक हमारे ब्लड में हिपेरिन होता है, हिपेरिन पदार्थ, वो हमारे ब्लड को अंदर जमने नहीं देता, और एक विटामिन के भी मौजूद होता है। विटामिन के शरीर का ये ब्लड का थक्का जमाने में यानी कि क्लोटिंग ऑफ ब्लड करने में सहायक होता है। अगर कहीं पर कट लगता है ब्लीडिंग तो उसमें रक्त का स्रावन होगा, उसको जमाने के लिए विटामिन के कार्य करेगा। और हमारी बॉडी के अंदर इस समय ब्लड नहीं जम रहा है, ये हिपेरिन कार्य करता है। और ब्लड का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या, शरीर के आंतरिक तापमान को नियंत्रित करना, और जो बाहरी तापमान को नियंत्रित वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती हैं। हाइपोथैलेमस ग्रंथि भी हैं, और एक ये जो अंदर से ब्लड है वो भी करता है। ब्लड का एक कार्य और भी है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना थ्रू हीमोग्लोबिन ऐसा करता है। वो प्रत्येक कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया तक वहाँ ऑक्सीजन संचारित करता है, और वहाँ से CO2 लाता है, सांस के माध्यम से CO2 बाहर निकाल देंगे। अदर जो इसमें वेस्ट आएगा या उत्सर्जी पदार्थ वो फिर किडनी के माध्यम से बाहर निकलते हैं। और बताइए इसमें कुछ पूछना है तो आप, क्लियर है टॉपिक। अच्छा, तो मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी आज तो, और अगर फिर भी कोई टॉपिक इसमें अधूरा रहा हो या समझ ना आए हो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा, तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आएगा। ओके, थैंक यू।